हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के एमसीक्यूज। ठीक है, इससे पहले हम लोग रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके एमसीक्यूज कर चुके हैं। आपको बता दें ये सारे चैप्टर्स टर्म 1 में आने हैं, ठीक है ना, और टर्म 1 आपका एमसीक्यू होगा, इसलिए हम लोग एमसीक्यू ही डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आता है वो ट्रायंगल चैप्टर में ही आता है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 6209415939। यहाँ पे आप हेलो लिख करके अपना क्लास लिखेंगे, मैं आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल BAC इक्वल टू 90 एंड AD परपेंडिकुलर टू BC, देन इसमें से क्या सही है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है हमें। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, हमें देखना पड़ेगा कि कौन से दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो इसमें हम दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे और इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, इच इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, एक तो ये है। दूसरा कुछ हमें देखना होगा जिससे कि हम कह सके कि सिमिलर है, या तो हम एंगल से सिमिलर दिखा सकते हैं या फिर साइड से। तो साइड वाला तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो हमें एंगल से ही करना होगा। तो अगर हम कोई और एक एंगल इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है ना। तो इसमें जो एंगल B है ट्रायंगल BDA के अंदर, एंगल B इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल B को हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल BAD, 90 माइनस एंगल BAD। चूंकि ट्रायंगल ABD में एंगल ADB ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, तो इसके अलावा जो दो एंगल है यानी एंगल ABD और एंगल BAD, इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का सम 90 है तो हम एंगल ABD, जिसको हम BB कह सकते हैं, 90 माइनस BAD लिखा जा सकता है। तो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल BAD को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस में एंगल CAD ऐसा लिख सकते हैं। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल BAC जो है वो 90 है, ये पूरा 90 है, तो BAD को हम 90 माइनस CAD लिख सकते हैं। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये होगा 90 माइनस 90 और प्लस में एंगल CAD। तो 90 से 90 कैंसिल, तो एंगल CAD आ जाना चाहिए। कहने का मतलब है एंगल ABD, इसको मैं ABD लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, एंगल ABD इक्वल टू एंगल CAD, यानी ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, देयरफॉर ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। टर्म 1 के एग्जाम में जो ट्रायंगल चैप्टर है इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, है ना। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आप आराम से कर सकते हो, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है ना। अगर सब्जेक्टिव टेस्ट होता तो ये प्रूफ करने के लिए इसमें क्वेश्चंस आते, लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, MCQ क्वेश्चन आना है, तो ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो आसान होंगे, लेकिन कुछ जगहों पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देयरफॉर ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। तो अगर ऐसा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल BDA में BD ले लेते हैं और ट्रायंगल ADC में AD कॉरेस्पॉन्डिंग। आप ना ऑर्डर के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए, पहला 2 अल्फाबेट BD, इसका 2 अल्फाबेट AD, इक्वल टू पहले वाले ट्रायंगल का DA को हम AD भी लिख सकते हैं, और दूसरे वाले ट्रायंगल का लास्ट का 2 अल्फाबेट जो कि CD है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या होगा, BD इंटू CD इक्वल टू AD इंटू AD कर लेंगे तो AD स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रहने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस को आप याद रखिए कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2
आसान है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। रोम्बस का प्रॉपर्टी बस आपको पता होना चाहिए। रोम्बस का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, यानी ये जो दोनों डायगोनल है इसको अगर मैं ए बी सी डी मान लूँ तो यहाँ पे जो ए सी और बी डी है वो डायगोनल है, एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये 90 होगा, और ये एक्चुअली इंटरसेक्ट ही नहीं बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। तो एक डायगोनल जैसे 10 गिवन है तो उसका हाफ 5 होगा, अगर हम यहाँ पे ओ ले लें तो ओ सी का वैल्यू 5 होगा, और कंप्लीट बी डी जो देखने से बड़ा लग रहा है वो टोटल 24 है, तो उसका हाफ हम कर देंगे 12। एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता तो यहाँ पे है नहीं चूंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो ये 12 होगा, ये 5 होगा, और चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है रूल के हिसाब से, तो सी डी जो है वो हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये 169 होगा, और 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर। और रोम्बस के बारे में आपको पता होना चाहिए, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है ना। तो जो भी मैं लिख रहा हूं ना इसमें जो भी नोट करने वाला लगता है सेंटेंस उसको आप नोट कर लेंगे, ये काम आएगा, है ना। अब खुद का बनाया हुआ नोट सबसे अच्छा होता है, जो आपके समझ में आता है, कहाँ पे आपने नोट किया था, किस पर्पज से आपने नोट किया था। कोई बना बनाया नोट उसके चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं उसका कोई ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं। तो पढ़ते वक्त जहाँ से जो लगता है कि नहीं इस चीज़ को नोट करना चाहिए, जरूरी का चीज़ है, जरूरी कंसेप्ट है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 13 सेंटीमीटर सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं बता दूं, इसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करे हुए हैं। आप देख रहे हैं कंटिन्यू में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं आसान से क्वेश्चन उठा लूं और जो एग्जाम में आना ही नहीं है, आएंगे, लेकिन उनका भी एक अलग सेक्शन होगा और अच्छे वाले क्वेश्चन का एक अलग सेक्शन होगा। इजी क्वेश्चन पे भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, ठीक है ना, जो मात्र 10 सेकंड में किए जा सकते हैं। जल्द ही मैं ऐसा 100 क्वेश्चन का सेट लाने वाला हूं जिसको आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF एंड ABC नॉट सिमिलर टू DEF। देखिए यहां पे भी ABC है, यहां भी ABC है, यहां भी EDF है और यहां भी DEF है। एक बात समझिए, जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि ABC EDF के सिमिलर है तो ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं CAB सिमिलर टू EDF हो जाएगा। ऑर्डर का ध्यान रखना होता है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग का, कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे अगर ABC EDF के सिमिलर है तो A कॉरेस्पॉन्डिंग होगा E के, B होगा D के और C होगा F के। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना होता है, उसी के हिसाब से हम साइड का रेशियो लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में साफ साफ कह दिया है कि ABC जो है वो DEF के सिमिलर नहीं है। तो अगर ABC EDF के सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो पहले वाले ट्रायंगल का पहला 2 अल्फाबेट AB है, दूसरे वाले ट्रायंगल का यहाँ पे 2 अल्फाबेट, शुरू का 2 अल्फाबेट ED है। इस तरीके से देखिए, तो AB अपॉन ED इक्वल टू BC अपॉन इसका लास्ट का 2 अल्फाबेट और इसका लास्ट का 2 अल्फाबेट, क्या होगा BC अपॉन DF। कॉरेस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और AC अपॉन EF, ठीक है ना, ये होगा। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो देखेंगे हम इस ऑप्शंस में से, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे BC है तो यहाँ से अगर हम AC को या फिर FD को अगर हम LHS मिलाएं तो BC के नीचे FD, यहाँ पे है ना, FD या DF एक ही बात है। और यहाँ पे AC है और अगर हम EF को RHS में ले जाएं तो AC के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे है, मतलब ये करेक्ट है। फिर ऑप्शन B देखते हैं, यहाँ पे AB है, अगर हम RHS से DE को यहाँ लाएं तो ये नीचे आ जाएगा DE, और इसको अगर हम RHS में ले जाएं तो AC के नीचे आ जाएगा EF। तो AB के नीचे DE यहाँ पे है और AC के नीचे EF यहाँ पे है, मतलब ये भी सही है। अब अगर हम ऑप्शन C की बात करें तो BC के नीचे क्या होना चाहिए DF, और RHS में देखिए, RHS में कहीं भी DF है नहीं है। अगर DF होता तभी ना हम उसको LHS में लाते तो डिनोमिनेटर में आता, मतलब यही वाला जो ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है। तो जो ट्रू नहीं है उसी पे टिक करना है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट ट्रू को देखते नहीं, बस वो ट्रू समझ लेते हैं और जो करेक्ट होता है उसी पे टिक कर देते हैं। नॉट ट्रू कह रहा है, यानी जो गलत आंसर है उस पर आपको टिक करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, और जो गलत है वही आपका आंसर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 9/25, BC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देन EF इज इक्वल टू, EF का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बता दें, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, यहाँ पे जैसे BC है तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, चूंकि BC का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो EF होगा। यहाँ पे देखिए BC लास्ट का 2 अल्फ़ाबेट, EF लास्ट का 2 अल्फ़ाबेट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये 9/25 गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे, और ये इक्वल होगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के, ठीक है ना। तो स्क्वायर को जब हम, इसी को लिखा जा सकता है, दिस इज इम्प्लाइज BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/25। तो स्क्वायर को जब हम RHS में शिफ्ट करेंगे, या फिर हम इसी को लिख लेंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 और 25 को 5, इसका होल स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें दोनों तरफ तो BC अपॉन EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। तो यहाँ पे BC का जो वैल्यू है वो 21 गिवन है, हमें EF निकालना है। तो BC के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 21 अपॉन EF, और RHS में 3/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो EF इक्वल टू 21 इंटू 5/3, 3 से 21 को कैंसिल करेंगे, 7 जा 7, 5 जा 35। तो 35 कौन सा ऑप्शन है, C है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। बस जो मैं बता रहा हूँ ना, ये याद रखना है, आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो ज़रूरत था हमने वही लिखा। यहाँ पे ये भी हो सकता है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, है ना, और एक हो सकता है AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो इसमें से जो रिक्वायर्ड था वो हमने यूज कर लिया, ये प्रॉपर्टी होता है, बस इसको याद रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, D and E आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो कह रहा है ना, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। ज्योमेट्री के अंदर एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, फिगर बनाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। और क्वेश्चन को ऐसे सेट किया जाता है कि आपको गलत ऑप्शन भी सही लगे, है ना। तो जितना अलर्ट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC सबसे पहले बना लेते हैं, जो कह रहा है वो पहले कर लेते हैं। ये कह रहा है कि D एंड E आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC। AB पे एक पॉइंट है D और AC पे एक पॉइंट है E। कर लेते हैं, फिर दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सच डैट AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू 3 है, BD 5 है और BC 12.8 है ना। और कह रहा है DE जो है वो BC के पैरेलल है, देन लेंथ ऑफ DE इज, DE का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। सिमिलरिटी का यहाँ पे यूज करेंगे, AD 3 है और BD 5 है, तो टोटल AB क्या होगा, 5 + 3 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब चूंकि यहाँ पे सॉरी ये आई थिंक DE है, रिस्पेक्टिवली D और E है ना, यहाँ पे हम D लेंगे और यहाँ पे E लेंगे, है ना। तो इसमें DE BC के पैरेलल है, तो अगर DE BC के पैरेलल है तो एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB होगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल A तो दोनों में कॉमन है। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC की, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एंगल 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 सिमिलरिटी से सिमिलर होगा। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ट्रायंगल ADE का हम AD ले लेते हैं और ट्रायंगल ABC का AB, ठीक है ना, इक्वल टू DE अपॉन BC। यहाँ पे हम AE और AC नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, उसका वैल्यू भी नहीं निकालना है उसमें से किसी का, हमें DE का वैल्यू निकालना है, BC गिवन है, तो बस हम यही दो लेंगे। इसमें जो AD है वो 3 है और जो AB है ना वो 8 है। देखिए 8 यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ था, लेकिन 3 और 5 दिया हुआ था, दोनों को ऐड करके AB का वैल्यू आया है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। DE हमें फाइंड आउट करना है और BC का जो वैल्यू है वो 12.8 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DE इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 इंटू 12.8 और डिनोमिनेटर में 8 होना चाहिए। तो यहाँ से DE का वैल्यू 8 से हम कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, लेफ्ट विथ 4, फिर 6 जा
तो ये डेसिमल था एक प्लेस के बाद, तो 1.6 होगा, 16 3 जा 48, तो 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, तो फिफ्थ का ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे देखिए सब जगह ट्रायंगल पी क्यू आर और सी ए बी है, सब में अंतर क्या है कि ऑर्डर को चेंज कर दिया है। तो मैंने यही कहा ना, अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो सिमिलरिटी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ए बी के नीचे क्यू आर है और बी सी के नीचे पी आर है, इसी से कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाना है आपको। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर, पहला ऑप्शन है ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, तो पी क्यू, ठीक है ना, यहाँ पे पी क्यू, देखिए यहाँ पे पी है नीचे और यहाँ पे क्यू है, और आर, यहाँ पे आर है, और ये जो ऊपर बी सी है ना, इसको आप सी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्डर को हम यहीं से मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, इसको सी बी लिखा जा सकता है, यहीं से हम ऑर्डर को मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आर है, देखिए पी का क्यू के साथ, और यहाँ पे सी ए बी है, क्या है? सी ए बी, ऑर्डर को मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्यू आर और यहाँ पे पी आर है, फिर यहाँ पे सी ए है और यहाँ पे पी क्यू है, ऑर्डर को मिलाते हैं। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से होना चाहिए पी क्यू अपॉन सी ए इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन सी बी, यही होना चाहिए, है ना। बस ये जो पी क्यू है ना, इसको आप क्यू पी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम मिलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू आर है, ए बी अपॉन क्यू आर, तो ए बी अपॉन क्यू आर का ये रेसिप्रोकल है, सबको उल्टा कर देते हैं। तो ये पी क्यू अपॉन सी ए को क्या लिख देते हैं? सी ए अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन ए बी को ए बी अपॉन क्यू आर, ऐसा कर सकते हैं, सबको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा लेकिन। और यहाँ पे सी बी अपॉन पी आर, अब मिलाते हैं। यहाँ पे सी ए अपॉन पी क्यू देखिए यहाँ पे है, फिर बी सी अपॉन पी आर यहाँ पे है, बी सी का सी बी चल सकता है इतना, और ए बी अपॉन क्यू आर वो यहाँ पे है, तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें बस कॉरेस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग से ही है। ट्रायंगल पी आर क्यू सिमिलर टू एक्स वाई जेड, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो दोनों अगर सिमिलर है तो पी आर अपॉन इसका पहला 2 अल्फ़ाबेट एक्स वाई, और फिर आर क्यू अपॉन वाई जेड, ठीक है ना, फिर पी क्यू अपॉन एक्स जेड। पी क्यू कैसे आया? पहला लास्ट, और यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट। अब देखते हैं इसमें से किससे मैच कर रहा है। पी आर अपॉन एक्स जेड, यहाँ पे पी आर अपॉन एक्स जेड है, पी आर अपॉन एक्स वाई आना चाहिए, ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद पी क्यू अपॉन एक्स वाई, पी क्यू अपॉन यहाँ पे एक्स जेड है, ठीक है ना, तो पी क्यू अपॉन एक्स जेड ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद पी क्यू अपॉन एक्स जेड, देखिए यहाँ पे पी क्यू अपॉन एक्स जेड मिल रहा है, क्यू आर अपॉन वाई जेड ये भी मिल रहा है, आर क्यू क्यू आर एक ही चीज़ है ना, तो ये इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग की बात हम करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है सिमिलरिटी, उसी ऑर्डर में रेशियो देखना है आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑलवेज। देखिए स्क्वायर का जो शेप होता है ना वो ऐसा होता है, और जो रोम्बस होता है वो इस तरीके से होता है, थोड़ा झुका हुआ। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि साइड का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है ना, लेकिन शेप जो है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं हम कह सकते इसको, ना सिमिलर होगा ना कन्ग्रुएंट होगा, नीदर सिमिलर नॉर कन्ग्रुएंट। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया के जितने भी स्क्वायर हैं आप उसको सिमिलर कह सकते हैं, जितने भी रोम्बस है उसको आप सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस को आप सिमिलर नहीं कह सकते। कन्ग्रुएंट होने के लिए तो शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब सभी स्क्वायर कन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, क्योंकि सबका साइज अलग अलग होता है। तो शेप और साइज दोनों अगर सेम है तो कन्ग्रुएंट होगा, शेप सेम है साइज अलग अलग है, बड़ा छोटा, तो बस वो सिमिलर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी,
ए बी इक्वल टू 3DE देन द टू ट्रायंगल्स आर, क्या होगा? तो देखिए दो एंगल के इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी तीसरे एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब यहाँ पे ए बी जो है वो DE का 3 टाइम्स है, तो जैसे ही 3 टाइम्स मतलब वो 3 गुना बड़ा हुआ, और जब ही साइज अलग अलग हो गया ना तो वो सिमिलर होगा, मतलब कन्ग्रुएंट नहीं होगा। कन्ग्रुएंट होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी तो है नहीं, तो ये सिमिलर में आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, सिमिलर बट नॉट कन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, है ना। तो इसका फिगर बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, है ना। मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा, और आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को, ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। ABC है और DEF है। अब यहाँ पे भी ऑर्डर का ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे DFE लिखा हुआ है, ठीक है ना, DFE यहीं से कॉरेस्पॉन्डिंग डिसाइड होता है। एंगल C का वैल्यू 50 है, ठीक है ना, एंगल A 30 है, तो एक 50 है और एक 30 है, दोनों मिला के 80 हो गया। तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 100 होना चाहिए, ठीक है ना। अब AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर और DF 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो पहले तो जैसे यहाँ पे ABC और DFE है, तो A जो है वो D के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो A 30 है तो D 30 होना चाहिए। B कॉरेस्पॉन्डिंग है F के, तो यहाँ पे 100 होगा। ऐसा नहीं कि B यहाँ पे है तो E को 100 कर देंगे, ये गलती नहीं करना। यहाँ से आप कॉरेस्पॉन्डिंग मिलाइए, B की जगह पे यहाँ पे F है और C की जगह पे E है, तो E का जो वैल्यू है वो वो आपका 50 हो जाएगा, ठीक है ना, चूंकि C और E कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इसमें देखिए क्या है कि EF का वैल्यू 12 दिया हुआ है, EF का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो हमें EF भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइड भी पता होना चाहिए। एंगल तो यहाँ पे F जो है 100 है, ये तो ठीक है, लेकिन कम से कम हमें साइड पता होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो AB अपॉन DE, AB का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है यहाँ से देखा जाए तो DF है, तो AB अपॉन DF इक्वल टू AB अपॉन DF इक्वल टू AC अपॉन, AC का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? DE होगा, DE होगा। यहाँ फिगर से आप मिला सकते हैं, AC का कॉरेस्पॉन्डिंग DE होगा। AB का वैल्यू 5, DF का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और AC जो है वो गिवन है 8 और जो DE है वो गिवन है 7.5, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 7.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DF इक्वल टू 5 इंटू 7.5, और नीचे क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए 8, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से हम मिला लेते हैं एक बार, जो AC है वो 8 है, तो AC के प्लेस पे हमने 8 लिखा हुआ है ना। अब हम कैंसिल करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 8 है और वहाँ पे ऊपर 7.5 है, 7.5 इंटू 5, तो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे मिला लेंगे। हमें थोड़ा सा एरर लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली कैंसिल तो हो नहीं रहा यहाँ पे, तो हम वैल्यू को एक बार मिला लेंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं। AB जो है वो 5 है, जो AB है वो 5 है, और जो AC है वो 8 है, DF जो है वो 7.5 है। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करें तो AB बाय DF, AB का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? DF होना चाहिए, सही है। फिर AC अपॉन AC का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? DE होना चाहिए, तो उसके नीचे DE होगा, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। सबके वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो 5 अपॉन DF, AB जो है 5 है और जो DF है वो हमें पता नहीं, वो निकालना है, और जो AC है वो 8 है और जो DE है वो हमें
7.5 गिवन है ना। डी का जो वैल्यू है वो 7.5 यहाँ पे गिवन है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ पे लग नहीं रहा कि कोई एरर है, तो हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। 7.5, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए 37। 35 प्लस 2 कर लेंगे तो 37 और अपॉन 8, इसको कैंसिल करेंगे। ये भी देख लेते हैं कि डी एफ का वैल्यू इसमें कहीं है गिवन, तो डी एफ का जो वैल्यू है इसमें कहीं भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि हमें डी एफ फाइंड आउट करना ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं एक्चुअली यहाँ पे डी एफ का जो वैल्यू है ना, सॉरी, डी एफ का वैल्यू 7.5 है और हमें डी ई फाइंड आउट करना है। ये मैं सोच रहा था कि कहाँ पे एरर आ रहा है, तो डी एफ के प्लेस पे हम 7.5 लिखेंगे और डी ई हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे उल्टा वैल्यू हो गया था, इसीलिए एरर आ रहा था। तो यहाँ पे 7.5 और हमें डी ई निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी एफ तो हमें पहले से पता है ना। तो यहाँ पे हमें डी ई फाइंड आउट करना है। यही कारण था, हमें इस पे डाउट क्यों हो रहा था, क्योंकि मुझे दूर से ही लग रहा था कि कैंसिल तो होगा नहीं और यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो डेसिमल में है नहीं। तो यहाँ से हम डी ई इक्वल टू निकालेंगे 8 इंटू 7.5 अपॉन 5, ठीक है ना। तो डी ई इक्वल टू 5 से जब आप 7.5 को कैंसिल करेंगे तो ये 15 जा यानी 1.5 होगा, ठीक है ना। और 15 8 जा 120 होता है, तो 12.0 यानी कि 12 होगा। तो डी ई का वैल्यू 12 यहाँ पे गिवन है और जो एंगल एफ है वो 100, मतलब यही आपका ट्रू आंसर होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था बीच में, वीडियो एडिटेड नहीं है, नहीं तो ये जो अभी जो थोड़ा सा हुआ था इसे कट करके हटा दिया जाता। एडिटेड नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2 सर्कल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, नीदर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर बट मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, नन ऑफ दिस। इसमें से क्या होगा, तो 2 सर्कल हमेशा सिमिलर होगा, चूँकि साइज वेरी करेगा, साइज अलग अलग होगा तो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता, लेकिन सिमिलर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए 11 का, सिमिलर बट मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हो भी सकता है, उसके लिए साइज सेम होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर टू लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सच डैट पी ए 6 सेंटीमीटर, पी बी 3 सेंटीमीटर, पी सी 2.5, पी डी 5, एंगल ए पी बी 50, सी डी पी 30, देन पी बी ए इज इक्वल टू। हमसे पी बी ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 6 है और ये 3 है, ठीक है ना। तो 2 टाइम्स, लेकिन ये तो सेम ट्रायंगल में, हमें अलग अलग ट्रायंगल में लेना पड़ेगा। जैसे ये 6 है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये 6 है और यहाँ पे 2.5 है, इस वाले ट्रायंगल में 2.5 है, 2.5 है, ठीक है ना। या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको ले सकते हैं, 6 है और 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2.5 है। मतलब अगर हम 6/5 करें और 3/2.5 करें तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। हम चेक भी कर लेते हैं, डेसिमल को एलिमिनेट करेंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 5 6 जा 5 5 जा, 5 6 जा 5 5 जा, तो रेशियो सेम आ रहा है। और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें सारे एंगल्स तो मालूम भी नहीं है, पहले तो हमें सारे एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ये 50 है तो ये 50 होगा, ठीक है ना। तो ये 50 है, ये 30 है, मिला के 80 हो गए, तो ये 100 होगा, चूँकि तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। और अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करें, तो ये वाला जो लाइन है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 होगा। और ये 100 है तो ये क्या होगा, 100 होगा। और हमसे पूछा जा रहा है एंगल पी बी ए, तो पी बी ए आपका 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी। यहाँ पे देखिए, फिर ऑर्डर का ध्यान रखना, ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर नहीं है, क्यू आर पी है। यहीं पे अगर हम पढ़ने में गलती कर जाते हैं तो यहीं से गलती शुरू हो जाएगा। और एरिया का रेशियो 9/4 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू
18, BC 15, PR का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू गिवन है, तो ये किसके इक्वल होता है? ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR ऐसे करके लिखें, लेकिन वो गलत होगा। यहाँ पे सिमिलरिटी से देखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। तो यहाँ पे जो BC का कॉरस्पॉन्डिंग है वो RP है और हमें RP ही निकालना है, यानी कि PR निकालना है। तो इसको लिखा जा सकता है BC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप देखिएगा तो BC अपॉन QR होना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से तो हमें चलना नहीं है। एरिया को आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। एरिया गिवन है 9/4 और BC स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, PR तो हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। PR स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर इंटू 9, 15 स्क्वायर इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 ऊपर 9 नीचे आना चाहिए। तो यहाँ से PR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर का वैल्यू ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर है तो 15 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का 3 होगा, कैंसिल कर लेंगे, 3 5 जा और 5 2 जा 10, तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए L P के इक्वल है, N R के इक्वल है और MN इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QR। तो यहाँ भी 2 टाइम्स का मतलब हो गया कि साइज डिफर कर रहा है। शेप तो एक जैसा हम कह सकते हैं, लेकिन साइज डिफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा लेकिन कन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो 14th का ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर बट नॉट कन्ग्रुएंट। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल ABC एंड RPQ AB इक्वल टू 4.5, BC इक्वल टू 5, CA इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 12√2 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 75, एंगल B इक्वल टू 55, तो एंगल P का वैल्यू पूछा जा रहा है। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो समझने में। एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है RPQ, उसको PQR ही बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे AB 4.5 है, जो BC है वो 5 है, CA 6√2 है, PR का वैल्यू 12√2, PQ का वैल्यू 10 है और QR का वैल्यू 9 है। एंगल A 75, एंगल B 55, तो एंगल C क्या हो जाएगा? 180 में से दोनों के सम को माइनस करेंगे, 5 5 10 0, 7 + 5 12, तो ये 13, 130 को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 होगा। तो एंगल C आपका 50 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 9 है QR और यहाँ पे AB 4.5 है, तो डबल हो गया ना, 5 का डबल 10 और 6√2 का डबल 12√2, तो कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमें पता चल गया, ठीक है ना। अब जैसे 4.5 का कॉरेस्पॉन्डिंग 9 वाला है और 4.5 के अपोजिट जो एंगल है वो 50 है, तो यहाँ पे जो एंगल P है वो 50 होगा। फिर 6√2 के अपोजिट जो एंगल है वो 55 है, तो 12√2 के अपोजिट जो एंगल है वो 55 होगा। नेक्स्ट जो रह गया वो 75 होगा। हमसे एंगल P का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, चूँकि यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF एंड ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF। ये लिखने का पर्पस एक ही है, वो बता रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग में कंफ्यूज मत हो जाओ आप। ABC EDF DEF के नहीं, EDF के सिमिलर है, यानी A E के कॉरस्पॉन्डिंग है, B D के कॉरस्पॉन्डिंग है, C F के कॉरस्पॉन्डिंग है, बस इसका ध्यान रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से चलें, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में BC इंटू DE है और AB इंटू EF है, तो BC के नीचे क्या आना चाहिए? सिमिलरिटी के हिसाब से BC के नीचे क्या आना चाहिए? DF आना चाहिए। यहाँ देखिए RHS में कहीं भी DF है, RHS में अगर DF नहीं है, अगर हम LHS में AB को लाते हैं तो BC के नीचे या तो AB होगा या तो EF होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें BC के नीचे क्या लाना है? DF लाना है। तो ऑप्शन नंबर C जो है आपका वो ट्रू नहीं है, इसलिए इसी पे टिक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, पी क्यू अपॉन एक्स वाई 5/2 गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा। इसमें ज़्यादातर बच्चे ना 25/4 करके आएंगे, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करके आएंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स वाई जेड ऊपर है, पी क्यू आर नीचे है, तो ये जो ऑर्डर है ना इसको उल्टा कर लेंगे पहले। यही छोटा छोटा चीज़ है जिसका ध्यान रखना होता है। एक्स वाई ऊपर पी क्यू नीचे, तो 2/5 होगा। अब हम जब एरिया का रेशियो करेंगे तो बस इसका स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी कि 4/25। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 81 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू 64। इफ ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ देन इसमें से क्या करेक्ट होगा, यानी साइड का रेशियो पूछा जा रहा है, जैसे ए बी बाई डी ई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी 81 है और डी ई एफ 64 है, बस उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, ठीक है ना, बस उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर होगा, स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट 81 का 9 होगा, 64 का 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई इज। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है और बी डी ई, दूसरा ट्रायंगल बी डी ई है सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का जो मिड पॉइंट है वो डी को लिया गया है और इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा। फिर तो अगर मिड पॉइंट, अगर हम इसको x लेट करते हैं तो ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा, ये भी x/2 और ये भी x/2, यहाँ पे e है, ठीक है ना। और चूंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, √3/4, ये याद रखना है आपको, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू √3/4 इंटू साइड, साइड यहाँ पे x/2 है तो x/2 का होल स्क्वायर। हमसे ए बी सी और बी डी ई के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। तो ए बी सी का जो एरिया है वो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर है और बी डी ई का जो एरिया है वो है √3/4 इंटू x/2 का होल स्क्वायर। √3/4 से √3/4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर और नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4/1 आया, यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 4:1। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी इक्वल टू 6√3, ए सी इक्वल टू 12, बी सी इक्वल टू 6, देन एंगल बी इज, एंगल बी का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे जब भी इस तरह का आता है ना 100% 90 ही होना चाहिए, चूंकि वो पाइथागोरस से रिलेटेड होता है, वैसे चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ए सी का वैल्यू 12 है तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी कि 144 होगा, और जो बी सी है वो 6 है तो बी सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर तो 36 होना चाहिए। और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 6√3, इसका स्क्वायर करेंगे ए बी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 36 इंटू 3 कर लेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 108 हो जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो 144, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और हमसे एंगल बी पूछा जा रहा है तो एंगल बी किसके अपोजिट होगा, ए सी के अपोजिट होगा, वो क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शंस में ना देख के ही पता चल जाता है कि पाइथागोरस पे सेट किया गया है, तो 100% 90 ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, देन बी डी इज इक्वल टू, बी डी का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो थेल्स थ्योरम पे सीधा हम अप्लाई कर देंगे। थेल्स थ्योरम से क्या होता है, अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ए डी का वैल्यू 4 है, डी बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ए ई 6 गिवन है और ई सी 3 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो डी बी इक्वल टू
4 इंटू 3/6, तो 3 2 जा 3 1 जा 2 2 जा, तो dB का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 होगा। इतना आसान है ये, बस वैल्यू पुट करना है, आ जाएगा आंसर। बीपीटी क्या कहता है, अगर DE BC के पैरेलल है तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा, बस वही हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 22, मनीष गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन 4 किलोमीटर नॉर्थ। ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन जो है ना एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मान लीजिए ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पहले तो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, फिर नॉर्थ की तरफ ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर। तो किसी भी दो डायरेक्शन के बीच 90 का एंगल, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। हमसे कह रहा है हिज डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, तो फाइनल पोजीशन ये है। तो यही डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो AC का वैल्यू क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 प्लस 16 करेंगे तो 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इससे आसान क्या चाहिए और। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ ट्रायंगल ABC इफ AB इक्वल टू 13, BC इक्वल टू 12, AC इक्वल टू 5, देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल एट, किस पे 90 डिग्री होगा। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है, AB सबसे बड़ा है, तो ये हाइपोटेनियस होगा, यहाँ पे C होगा। जो साइड सबसे बड़ा है वही हाइपोटेनियस होगा। ये 13 है, इसमें से BC 12 है, और जो AC है वो 5 है, तो एंगल C आपका 90 डिग्री होगा। इससे आसान क्या चाहिए और, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और एरिया का रेशियो 9/4 है, AB 4 गिवन है, PQ का वैल्यू पूछा जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग मिला लेंगे। AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे क्या है, PQ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, एरिया का रेशियो 9/4 गिवन है, AB 4 है तो 4 का स्क्वायर, PQ हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके PQ स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, तो 16 इंटू 4 और नीचे क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो यहाँ से PQ इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 3, यही आपका आंसर है। स्क्वायर रूट आपको जैसे भी निकालना है निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि टफ है बहुत ज़्यादा। 8/3 यानी 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। 25 में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB बाई BC इक्वल टू DE अपॉन FD, देन बोथ विल बी सिमिलर व्हेन। तो सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें से कौन सा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए। तो पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं DEF। ये ट्रायंगल है आपका DEF। इसमें AB बाई BC, तो AB के नीचे तो दूसरे ट्रायंगल का साइड होना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो इसी को लिखा जा सकता है, AB के नीचे हम DE लिख सकते हैं और BC को RHS में ले जाएंगे तो ऊपर, और इसके नीचे होगा FD। अब AB का कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो DE है और BC का जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो FD है। FD मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए, तो ट्रायंगल ABC का एंगल भी, तभी ना SAS अप्लाई होगा, और ट्रायंगल DEF का एंगल D होना चाहिए। मतलब जिन दो साइड्स के रेशियो को हम इक्वल कर रहे हैं उसके बीच का एंगल होना चाहिए, तभी SAS सिमिलरिटी अप्लाई होगा वहाँ पे। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D होना चाहिए, और एंगल B इक्वल टू एंगल D कौन सा ऑप्शन है, C नंबर है, तो 25 का C होगा, ठीक है। तो ये टोटल 25 MCQs थे ट्रायंगल चैप्टर से, ठीक है ना। इस पे लाइव वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। लाइव का प्रॉफिट ये होगा कि आप कमेंट करके हमसे वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, तो लाइव वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है ना, अगर आप क्लास 10th में मैथ की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।